बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। आप में से अक्सर लोग ये देखते आ रहे होंगे कि हमारे मुल्क में जो क्रिकेट की खिदमत करने वाले मोतबर अफराद रहे हैं उनकी कमी नहीं रही, लेकिन उसमें वक्फे वक्फे से कुछ तातुल पैदा होता रहा। हमारी क्रिकेट बड़ी हंगामा खेज रही है, इसमें बड़े उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं, लेकिन बाज शख्सियात ने चुपचाप इस हवाले से नस्ल के हवाले से, टीमों के चुनाव के हवाले से और क्रिकेट की मैनेजमेंट के नुक्ता निगाह से पीसीबी की सतह पर बड़ी खिदमत की है। और वो क्रिकेट बोर्ड का भी जुज़्वे लाजनफक रहे हैं और नामी ग्रामी भी हैं। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और आप हैं जस्टिस रिटायर्ड इजाज यूसुफ साहब। इजाज यूसुफ साहब टीम के मैनेजर रहे और बड़ी अहम कमेटियों के मेंबर और फिर कन्वीनर भी रहे। इसके साथ साथ ये पीसीबी काउंसिल हुआ करती थी, उसके बड़े फाल और बड़े मोतबर मेंबर भी रहे। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपकी अफजाई की मेरे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है कि आपकी वसातत से मैं आज साबिल से मुखातिब हूँ। एक आपका दौर था, उस वक्त भी खबरें ऐसी मिलती थी कि कुछ बच्चे जो थे या नौजवान थे वो रह के वो और दौर था। अब जरा बदला हुआ जमाना है, लेकिन उस वक्त क्योंकि इतना सोशल मीडिया फाल नहीं था, लेकिन खबरें मिलती रहती थी कि आप बड़ी खूबसूरती से और जहां नरमी होती थी वहां नरमी दिखाते थे, वहां सख्ती होती थी वहां सख्ती दिखाते थे। तो खास तौर पर मैं पूछूंगा, हमें लीडरशिप के हवाले से इस वक्त भी कुछ हमारे जेल में सवाल होते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त हमारी टीम है, मेरे ख्याल में ये डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मिसाल आप है। आपकी इस हवाले से क्या हाई ऑब्जर्वेशन है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले कोई डिसिप्लिन के इशू रहते थे। असल में यह था कि उस जमाने में कुछ प्लेयरों के दरमियान पर्सनैलिटी क्लैश होता था। जैसे कैरी पैकर सीरीज थी, उसमें कुछ प्लेयर खेलने चले गए, कुछ नहीं गए, कुछ ऐसे रहे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर उसके बाद कैप्टनशिप पे भी रही। लेकिन अब ये है कि कम से कम ये नौजवान जो हैं ये इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि इन्होंने आपस में जल होके खेलते हैं और इस एक टीम की तरफ से अच्छी तरह बिहेव कर। बहुत से लोगों से सवाल कर चुका हूं, लेकिन मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मेरा अपना ये मतमा नजर है कि क्लब की सतह पर, सिटी या रीजन की सतह पर प्लेयर ठीक होते हैं। जब ये क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला के नीचे चले जाते हैं तो फिर वहां से बगाड़ शुरू हुआ और उसकी वजह से हमारी काफी सुबकी भी हुई। तो जरा आप, क्योंकि आपका एक बड़ा रोल है, तजवीज पेश कीजिए ना जो अब टीम के साथ लोग हैं कि अगर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो वो जो एक एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है उसको क्रश करने के हवाले से क्या एतदाल पसंदी से पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है? देखिए ना, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो सिंपल डिसिप्लिन है। फिर असल में हमारे यहाँ जो उस वक्त हमारे सामने जो मसला था वो था बैटिंग का। कुछ खिलाड़ी जो थे वो अनफॉर्चुनेटली हमारे एक माफिया है जो बैटिंग के लिए पैसे लगाते थे टीम के लिए और उनके लिए करते थे, उसमें इन्वॉल्व हो गए। वो असल में अपनी लाइब्रेरी की वजह से भी कुछ ट्रैप हो गए, कुछ ऐसा था, कुछ लालच में आ गए और कुछ लैक ऑफ मैनेजमेंट भी थी हमारे पार्ट के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड के पार्ट के ऊपर। लेकिन बहरहाल उसे फिर बाद में एक कमेटी बनाई गई जिसका मैं सरदार था जी। कोई तजावीज दी थी, वो आज भी हमारी तजावीज क्रिकेट बोर्ड के रिकॉर्ड पर हैं और उन्हीं को फिर फॉलो करते हुए क्रिकेट बोर्ड ने जो मेजर्स लिए और बाद में इनको खिलाड़ियों को डिसिप्लिन किया काफी हद तक, इससे पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो अब ये कम से कम उस मेहनत से तो हम बड़ी हद तक कम हो गया है। और ये देखिए ना, उसमें नुकसान भी हुआ जी। ये हमारे जो सलमान भट्ट साहब थे और आसिफ, और उस वक्त हमारी वर्ल्ड कप की बहुत अच्छी टीम बन रही, बहुत अच्छी टीम बन। और अगर ये लोग उस वक्त ट्रैप ना होते, मैं ये समझता हूँ कि इनको ट्रैप किया गया था जी और उसमें फंस गए जी वो, लेकिन अगर ना होते तो उससे वो हमारी टीम बड़ा लंबा अरसा चलती। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मेरे ख्याल में सलमान भट्ट तो शायद इतने वो ज़हीन और फतीन है, आप भी कभी कभी गुफ्तगू सुनते हैं उनकी, वो अब तक पाकिस्तान के कप्तान होते हैं। आप सही फरमाते हैं कि बड़े अच्छे प्लेयर थे और अगर वो इस मामूली उसमें ट्रैप में ना आते तो आसिफ को देख लेना, आसिफ जितना बड़ा बॉलर था जी, उसने अपने आप को स्पाइल किया, पाकिस्तान का नुकसान किया जी। आमिर ने भी देख लें, तीनों ही खिलाड़ी बहुत अच्छे थे
और आमिर का देखें ना, अभी तक उसका वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा नहीं हुआ। एक आपकी वजाहतों से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जी जी डबल जुपटी नहीं होनी चाहिए। जी सजा का मैं कायल हूँ, सजा का मकसद ये होता है रिफॉर्मेशन। जी ये मैंने ही रिकमेंड किया था कि इनको डिबार किया जी जाए जी हाँ और सजा भी दी गई, लेकिन सजा के ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए। तब एक दफा उन्होंने सजा भुगत ली और वो क्लियर हो गए, तो फिर उनको इंक्लूड करना चाहिए था टीम के अंदर, अगर वो अदरवाइज डिजर्व करते थे। अब देखें ना, आमदनी की कमी आज तक महसूस हो रही है हमें। बिल्कुल। तो लेकिन लोग ये समझते हैं कि नहीं जी, ये चूंकि इन्वॉल्व थे तो इसलिए इनको दूर रखा जाए। तो ये तो अल्लाह ताला भी माफ करते हैं, बाकी भी करते हैं। हमारा मकसद ये उसको ठीक करना होता है। किसी को ये नहीं होता कि वन शुड बी थ्रोन आउट ऑफ ग्राउंड और विद अ बिटर माउथ। तो ये इस सिलसिले में क्रिकेट बोर्ड को अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, मैं समझता बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, मैं क्योंकि आपको एक अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कमेटी के आप मेंबर थे वो मेरे ख्याल में वो पॉइजनिंग कमेटी थी इन टर्म्स ऑफ सजा और जजा के हवाले से। आपने बड़े दैट वाज द फर्स्ट कमेटी, मैं उसका चेयरमैन था। क्रिकेट बोर्ड ने जो फॉर्म की थी वो बैटिंग प्रॉप करने के लिए, उसके दो और मेंबर थे, एक मियां मुनीर अहमद साहब थे और एक नुसरत अजीम साहब थे, एक मरहूम कराची क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट। जी हाँ सर, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जरा इसमें रहनुमाई फरमाइए। मैं ये समझता हूँ कि ग्रीडी पेरेंटहुड है, एसोसिएशन जबू हाली का शिकार है, और फिर जब ये प्लेयर अगर बराह रास्त क्रिकेट बोर्ड की डोमेन में चले जाते हैं, फ्रॉम पंप एंड शो एंड मनी पोरिंग एंड ग्लैमर एंड ट्रैवलिंग, यहां पर जो बंदोबस्त रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हाई ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, मुझे लगता है इसमें कमजोरी रही है। लेकिन आपका डिसीजन था, मुझे उस पॉप कमेटी के खलोखाल के बारे में अंदाजा है, उसको अगर स्पिरिट के साथ उस वक्त रोक लिया जाता तो जो बात अभी सलमान बट की, आमिर की, फिर बाद में आसिफ वगैरह का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें ये दिन देखना पड़ती, बाद में खराबी ना होती जी इस वक्त। लेकिन असल में बात ये है ना कि वो चार्ज इक्वली शेमफुल है ना, जी अपने ऊपर भी तो वो रिस्पेक्ट करता है ना। जी हाँ क्रिकेट बोर्ड शायद रिलेक्टेंट था इस बात को एडमिट करते हुए उस वक्त, क्योंकि हम हमारे प्लेयर बैटिंग में इन्वॉल्व हैं। मैंने तो साफ लिख दिया था कि इनको आप जरा रिफॉर्मेटरी मेजर लीजिए, जी जी कीजिए। लेकिन शायद वो थोड़ा सा हम लोगों ने रिलेक्टेंस शो की हमारे बोर्ड ने, तो उसके बाद फिर ये नुकसान उठाना पड़ा बाद में। कुछ छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ। अभी हम आसिफ को, सलमान बट को, आमिर को, उसके कचौके अभी भी लग रहे हैं। इस पे जरा मैं चाहता कि जरा थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ मिनट का हमें लेक्चर दे दीजिए और इसमें रहनुमाई फरमा दीजिए। अर्बनाइजेशन आम हो चुकी है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अर्बन कल्चर का खेल था, वो नॉर्म्स वैल्यू को समझते नहीं। क्रिकेट बोर्ड में तो बड़े नामी ग्रामी, बड़े ऊंचे उहदों वाले लोग आते रहे हैं सरबराह की हैसियत से। मेरा ये अपना ख्याल है कि यहां पर एक ऐसा इसकी एक सब्सिडी होनी चाहिए जो बच्चों ऐसे जीनियस हों, जैसे जिनका आपने जिक्र किया है, इनको एक स्पेशल केस समझ के ट्रीट करे और इनकी हरकत और सकनात पर नजर रखे, इनकी रहनुमाई भी करे, इन्हें रोके टोके भी और इनकी सरपरस्ती भी करें माली और इंतजामी एतबार से, अगर इनको कोई मसाइल हैं। असल में आसिफ साहब बात यह है कि ये जो होता है ना ब्रॉट अप इंसान की, जिसे कहते हैं ना, इंसान एक बहुत अच्छा वेल ब्रेड है, उसकी ब्रॉट अप अच्छी हुई है, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए आपको मेजर लेने पड़ते हैं। मसलन अब ये बेचारे क्रिकेट को सारे दिन खेलते रहते हैं, अपना ज्यादातर वक्त क्रिकेट पे लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन और चीजों में लैग कर जाते हैं। मसलन एजुकेशन में लैग कर जाते हैं, इनकी ब्रॉड अप उस तरीके से नहीं होती जो बाकी लोग बच्चों की होती है, क्योंकि बाकी स्कूलिंग के लिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। एक दफा गालिबन उस वक्त मुझे याद नहीं कि कौन थे चेयरमैन, मैंने उन्हें तजवीज ये दी थी कि जो हमारी क्रिकेट अकेडमी है इसमें बाकायदा आप इनकी क्लासेस शाम के टाइम शुरू कराएं। और एक तो देखे ना, बेचारों को बात करते हैं तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उनके लिए इतनी कमांड नहीं होती, दिक्कत हो जाती है उनके लिए इंटरेक्शन करना। तो एक तो ये हो कि ये सारा दिन सुबह तो खेलें क्योंकि मैच खेलना होता है, शाम के टाइम पर 2 या 3 घंटे के लिए इनकी क्लासेस हों जिसमें इनको एजुकेशन भी इनकी हो, इनको उठना बैठना सिखाया जाए, इनको लिखाया पढ़ाया जाए, बाकायदा इनकी जो हो फिर उनकी डिग्री भी जैसे बाकी स्कूलिंग होती है इनकी भी स्कूलिंग हो, क्योंकि इनके बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं जिनकी बाकायदा एजुकेशन हुई हो। कोई मैट्रिक छोड़ के आ गया
कोई एसएससी छोड़ के आ गया या ऐसे कर लिया, बहुत कर लिया तो कुछ ने ग्रेजुएशन कर ली, सलमान बनने की थी, तो बाकी लैक करते हैं उसमें। तो इनकी बाकायदा एजुकेशन होनी चाहिए, किसी के अकेडमी में बाकायदा शुभ होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, इस चीज का नहीं होना चाहिए इंटीरियर बिल्डिंग का भी। जी सर, ये देखें आपने ये तकरीबन 25 साल पहले बात की थी, लेकिन मुझे ये मुझे याद है पहले, उससे पहले की। जी ये आप सही फरमा रहे हैं कि तकरीबन इतना ही अर्सा हो गया। तो ये अभी तक मुझे लगता है कि जो फैकल्टी है हाई परफॉर्मेंस सेंटर या नेशनल क्रिकेट अकेडमी की, वहां पर कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि हमारे कप्तान समेत दीगर खिलाड़ी जो हैं वो किसी भी जुबान में सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते, जो इससे बड़ी देखिए ना, एक जुबान है जो फौरन हम बोलते हैं, जो हमारे पास इंग्लिश है, जो हमारे आका भी रहे हैं अंग्रेज लोग, वो भी हम करेक्टली प्रोनाउंस नहीं करते, टेंस गलत होता है, प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। अभी भी कल परसों में देख रहा था, कुछ लोग बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, लेकिन वो मतलब मीनिंग परफेक्शन को छोड़े, मतलब है कि एक्सप्रेशन भी कुछ डिफेक्टिव सा था। तो कोई बात नहीं, अपनी जुबान इंसान बोले, साथ इनको चाहिए ये कहा जाए कि आप ना बोले बिल्कुल, अगर जो जुबान नहीं आती आप अपनी जुबान बोले, साथ ट्रांसलेटर ले लें, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई इसमें कमी नहीं होती। एतमाद तो है, लेकिन अब इस तरफ कौन आए। अब एक और वजह भी है, क्योंकि आप जिस पाए की शख्सियत रहे हैं और हैं माशाल्लाह, मैं आपसे ये बात कर सकता हूं कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो अच्छे लोग रहे हैं, इसमें भी बात करूंगा। अच्छे, सारे अच्छे रहे हैं, अभी भी अच्छे हैं। विकास साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे एक दफा मुलाकात हुई इनकी जी। और वो ये नहीं कि ऐसी बात नहीं है, तवज्जो को चाहिए उनकी, बस और क्या। ये वैसे आप तो इसको आपकी एक वजह शोहरत आपका इल्म फसल और शायद फैसलों से मुतालिक भी है, लेकिन जो क्रिकेट का आपका कद रहा है, देखिए मैं तो आपसे बराह रास्त पहली मरतबा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इंटरव्यू की सूरत में, लेकिन मैं आपकी शख्सियत के ये जो खास बातें उससे अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, आपकी जो वर्किंग है उससे भी वाकिफ हूँ। असल में ये तो आप मानेंगे कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो 24 करोड़ लोगों की तमन्नाओं का मरकज होता है, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल में इन सबको अच्छा क्या है कि हम, आपने तो बात ठीक की है क्योंकि आपका एक ऊंचा रोल है, वो जो जिम्मेदारियां पर रही हैं उसमें जो कोताही हुई है उससे हम सबक सीख सकते हैं। जिस फैसले का आपने जिक्र किया, मैं पिछले 15-20 साल से उस फैसले के बारे में मुझे बड़ा अफसोस है कि उसको लेटेंट स्पिरिट उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, और बाद लोगों ने रिवर्स काम किए इस सिलसिले में। तो इन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो अब खुदा का शुक्र है कि आप भी इस सिलसिले में मुतमईन है कि ये जो बच्चे आजकल टीम का हिस्सा हैं ये बहुत अच्छे हैं, इन चीजों में नहीं है ख्याल पे नहीं कैसा होगा। अच्छा, जैसे सजाद यूसुफ साहब, मैं आजकल कमेंट्री कर रहा हूँ, तो कल जो लखनऊ का मैच था उसके बारे में जब मैंने गुफ्तगू की तो मैंने वहां का स्टेडियम देखा, फिर धर्मशाला का स्टेडियम देखा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही खूबसूरत जगह है ना जी, वो तो हिल प्लेस है। जी हाँ, वो तो ऐसे ये मुझे बताइए, मुझे जाती तौर पर एक पाकिस्तानी होने के नाते ये बड़ा कलक है। हम कर सकते हैं, हम क्वेटा, हैदराबाद, गुजरावाला, सियालकोट और फिर उसके बाद सरगोदा, बहावलपुर, इनको रिडंडेंट कर चुके हैं हमने। अब ज़कात साहब ने को बात की है, वो भी, उसको भी हमने कुछ नहीं किया। तो देखिए वो जो 100 शहरों का जो इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि उनको डेवलप करना है, उसमें धर्मशाला और शायद लखनऊ भी एक है। क्या शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरफ आना चाहिए। मैं खसूसियत से साथ आपसे पूछूंगा क्योंकि आपका ताल्लुक क्वेटा से है कि हम क्यों नहीं उस तरफ उधर इंफ्रास्ट्रक्चर या नया स्टेडियम पर एक नया स्टेडियम बना दें। देखिए वो क्वेटा में एक स्टेडियम बनाया ना, वो बल्कि मेरी ही रिक्वेस्ट के ऊपर जनरल तौकीर रियाज साहब उसको चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ा काम किया। तो लेकिन बात यह ना कि ड्राइविंग फोर्स होती है। मैं जितने भी क्वेटा में इंटरनेशनल मैचेस हुए, मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था वहाँ क्वेटा क्रिकेट एसोसिएशन में, और मैं मौजूद था 96 में आखिरी जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का मैच हुआ। उसके बाद मैं जज बन गया, इधर अपॉइंटमेंट हो गई, मैं इधर आ गया। उसके बाद से आज तक वहां कोई मैच नहीं हुआ इंटरनेशनल। तो ये एफर्ट्स करनी पड़ती हैं मकामी जो वहाँ एसोसिएशन है। असल में उनका रोल भी अब मकामी एसोसिएशन का बड़ा महदूद हो गया है, जैसे आपने कहा ना कि अब ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड ने टेक ओवर कर लिया खुद ही। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये और गवादर, ये दो जगह ऐसी हैं जी इनके ऊपर जो यहाँ रेडीमेड ग्राउंड मौजूद है। अगर कोयटा में तो इंटरनेशनल मैच भी हो सकता है और गवादर में भी हो सकता है। इसी तरह आपने फरमाया कि ये हमारे यहाँ हैदराबाद है,
कल ही मैं देख रहा था, कल वो कोई एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, उसमें राका पोशी के नीचे कोई छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड था, जी तो वहां पे वो खेल रहे थे बच्चियां और बच्चे, तो बड़ा जी जी। था, वहां पे डेवलप कर सकते हैं आप। अब ये जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको हम एडवाइस करें चेयरमैन साहब, ऐसा हो सकता है। जी जी जी। अच्छा, अब इसमें सर आप तो क्रिकेट के हवाले से आपसे इतने सवाल मैं कर सकता हूँ, मुझे जोश भी आ रहा है आपसे बात करते हुए। ये जो डेवोल्यूशन है क्रिकेट के अंदर, अब जो इंडिया में देख लें कि वहां की जो एसोसिएशन है वो बीसीसीआई को करीब फटकने नहीं देती कि हम वी आर मोर लीगल एंड मोर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड देन यू। यहाँ भी सूरत हाल तो तकरीबन वही है। असल में जो असल में होता है ना, वो कहता है अपनी कमजोरी जो है ना इंसान की, वो उसके लिए बन जाती है हर्डल। अब एसोसिएशन के साथ उन बेचारों के पास पैसे नहीं है, उनका अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पैसा क्रिकेट बोर्ड के पास है। क्रिकेट बोर्ड बजाय इसके कि पैसा एसोसिएशन को दे, उन्होंने अपने पास रख के उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन का रोल खुद एज्यूम कर लिया है। अब वो रीजन बना लिए हैं और रीजन के जरिए वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्रिकेट, तो अब उसका तो फिर कुछ इलाज नहीं है ना। देखिए, मैं समझता हूं कि जो कोयटा की टीम है वहां पर चले, अगर कोई क्रिकेट बोर्ड को यह ख्याल है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है सिलेक्शन प्रोसेस में, एक अपना फोकल पर्सन भेज दें, लेकिन सिलेक्टर वहीं के होने चाहिए, लाहौर के अपने सिलेक्टर्स होने चाहिए। अगर गड़बड़ हो तो फिर प्यूनिटिव एक्शन होने चाहिए, ये करते नहीं है। अब इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए, ये क्यों हमारे मुल्क में, आपने सारी दुनिया क्रिकेट में ट्रैवल किया है, कि एसोसिएशन कह दो जाली का शिकार है, ना वसाइल है ना इंतजामिया है, और भिख मंगों की तरह क्रिकेट बोर्ड की तरफ देखते रहते हैं कि हमें को मदद दें, हमें बुला लें। ये ऐसा, मैं तो बड़ा हैरान हूं, आप जैसी मुखबर शख्सियात हैं, वो कुछ एडवाइस करें ना। जब तक मैंने अर्ज किया ना कि मैं हम लोग वहां थे, मैं कोयटा में बताया ना कि हमने सारे इंटरनेशनल मैच भी कराए और भी कराए, तो वो होता ही है कि ये जब अपना अपनी कमजोरी हो, एसोसिएशन बेसिकली लैक ऑफ फंड्स की वजह से कमजोर है, मैंने नोट किया है हर जगह। अच्छा, एक मिनट सर, बात रखें सर, मैं आपसे बड़े सवाल करें। अब एक साहब हैं पिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के इस्लामाबाद के, वो हैं शकील शेख साहब। उनका आए दिन आता कि वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से। वो कोई मेरे ख्याल में इंडस्ट्री या बिजनेस मैग्नेट तो नहीं है, वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं इसमें हम तो कोई बात कर नहीं सकते, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो कुछ भी हो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो। नहीं, देखें क्रिकेट के लिए जो असल नर्सरी है वो तो एसोसिएशन भी है, अभी तक भी क्लब है। हम लोग सारे जितने भी हम लोग क्रिकेट खेली, हम लोगों ने सारी, पहले तो स्कूलों में खेलते थे। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है स्कूलों में, स्कूल के लेवल पे गेम्स बंद हो गई हैं। पहले हर स्कूल में ग्राउंड होता था, क्रिकेट भी होती थी, हॉकी भी होती थी, उसका अच्छा बाद में बन गया गलियों में स्कूल। अब उनके पास ना ग्राउंड है ना कुछ नहीं है, तो नतीजा ये हुआ कि हॉकी तो हमारी तकरीबन देखें ना कि अब ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ी कोई नजर नहीं आता। ये तो बड़ा अच्छा हो गया मैंने किसी को हॉकी का मैच खेलते देखा हो। क्रिकेट होती है, लेकिन क्रिकेट में भी जो नर्सरीज हैं वो कम होती जा रही हैं, एसोसिएशन का रोल भी महदूद हो गया है। तो स्कूलों से बच्चे निकलते थे, स्कूल क्रिकेट होती थी हमारे वक्तों में। मैं यहाँ लाहौर में सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ता था, हमारे बड़ा अच्छा ग्राउंड था, बहुत अच्छा ग्राउंड, दूसरे थे, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत अच्छा था। तो बात यह है ना कि ये स्कूल लेवल की चीज है। अच्छा, वो खत्म हो गई। उसके बाद दूसरा ये हुआ कि जो कंपटीशन कम हो गया है, अब वो सिर्फ कमर्शियलिज्म आ गया है ज्यादा, एमेच्योर खिलाड़ी कम होते जा रहे हैं। आप नोट करें ना कि अभी पीएसएल से सीधा वो उसको सिलेक्ट कर देते हैं वनडे में या उसमें। ये जो आप पहले खेलते थे क्लब क्रिकेट, फिर आप पैटर्स ट्रॉफी होती थी, फिर कैरियर ट्रॉफी होती थी, और 4-4 दिन के मैच होते थे। आप क्रीज ऑक्यूपाई करना बच्चे भूलते जा रहे हैं। अब वो बेचारे क्या करें, वो उनको जब वो फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं मिलती तो क्या खेलेंगे वो। अब नफीस आदमी है, शख्सियत है, इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अशरफ साहब, और वो लोगों की बात सुनते हैं, कुछ लोगों के काम भी करने की कोशिश करते हैं, उनके अखलाक में दो राय नहीं हो सकती। आप जरा ये जो 4-डे क्रिकेट है, कायतम ट्रॉफी, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और डिसिप्लिन है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मैं कहूंगा कि आप बराह रास्त उनको कोई एडवाइस करें तो मेरे ख्याल में देखें ना, वो अगर पूछे हमसे तो हम बिल्कुल उनकी मदद के लिए, हर किस्म की एडवाइस के लिए भी तैयार हैं। आप बात कर लीजिए उनसे, हमारे बिहाफ पे बात करें, हम तो हर वक्त हाजिर हैं। देखे ना, मैं तो क्रिकेट बोर्ड का मेंबर रहा हूँ कुछ 2 डिकेड से ज्यादा,
और 20 साल से ज्यादा मैं मेंबर रहा हूँ, और जो हमारे खिदमत हो सकी हमने अपनी की, और सेल्फलेस सर्विस की, हम तो अपना वक्त देते थे ना जी। तो अभी भी हम हाजिर हैं। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप वो सवाल में से सवाल निकलता कि आप सेंट्रल मॉडल लाहौर के बड़ा नामी ग्रामी बल्कि शोरा आफाक इदारा है के साथ ही मैं भी और गार्जियन हूँ। ये बताइए कि जब आप सेंट्रल मॉडल में थे तो उस वक्त कौन कौन से नामी ग्रामी खिलाड़ी थे या दूसरे लोग थे जो बाद में जाकर नामवर बने आप समेत? ऐसा था, हाँ ऐसा था जी कि हमारे जो कोच थे ना वो नजर मोहम्मद साहब थे। अच्छा जी। नजर साहब के वालिद। अच्छा, और हमारे साथ जो खेलने वाले थे उनमें एक यूनुस अहमद होते थे जी, उनका बैट्समैन थे, वो पाकिस्तान की तरफ से खेले। जो वो साथ ही मुस्लिम मॉडल स्कूल था, वो उसकी तरफ से खेले। स्कूल क्रिकेट में बड़े अच्छे नाम थे उस वक्त। अफजल मसूद एक होता था जी, हाँ मॉडल स्कूल से वो खेलते थे जी जी, और वो काफी अच्छे लोग थे उस वक्त खेलने वाले। माजिद जहांगीर साहब उनसे थोड़े सीनियर थे, 2-3 साल। अच्छा जी। यहाँ ये उस गवर्नमेंट कॉलेज में थे जी। हाँ, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप तो पैदाइशी तौर पे क्रिकेट के कल्चर से गुजरे हैं। लाहौर में आपका बचपन गुजरा है, क्रिकेट बोर्ड में आप मोहतर उहदों पर रहे, फिर अदलिया में आपका एक खास मुकाम पहुंचा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मैं ये चाहूंगा कि वक्फे के बाद फिर आपसे कुछ ऐसी बातें की जाए जो कि आपकी शख्सियत, आपकी क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन और दीगर जाती हवालों से भी हो। यूसुफ साहब का पता नहीं चला और आपने इतने अच्छे जवाब दिए और तजावीज दी बड़े मस्बत अंदाज से। मैं आपका अपनी तरफ से और रेडियो पाकिस्तान के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए कुछ वक्त निकाला। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, मेरी इज्जत अफजाई फरमाई आप। यू आर वेलकम सर। ये थे जनाब जस्टिस इजाज यूसुफ। वर्ल्ड कप जारी है और इसके जो मैचेस हैं वो बड़े सनसनीखेज हैं। पाकिस्तान आगे आगे है। इस वक्त भी एक मैच खेला जा रहा है और ये बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, ये चेन्नई में खेला जा रहा है। लेकिन जो वर्ल्ड कप की इस वक्त माहौल बना हुआ है वो इस लिहाज से बड़ा शानदार है कि पाकिस्तान ने एक यादगार जीत हासिल कर ली। श्रीलंका जो है वो हाथ मलता रह गया। और जो इसके वर्ल्ड कप के जो दीगर जो इसके मामलात हैं इन पर बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट जनाब शफीक अहमद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब, आप तो मैच देखते रहते हैं, जरा बताइए कि क्या जोश जज्बा इस वक्त लाहौर में, और आप तो ज़ाहिर बहुत खुश होंगे जो कुछ आपने देखा और जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। जी हाँ राय साहब, बहुत मजेदार वर्ल्ड कप हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने का। शुक्र है कि मैचेस बारिश की नजर नहीं हो रहे, मौसम भी ठीक है, क्राउड की पार्टिसिपेशन भी बढ़नी शुरू हो गई है स्टेडियम्स में। और चीज ये है कि बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ रहे हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया को लोग नंबर 1-2 करार दे रहे थे, वो अपने 2 मैचेस हार गए हैं और बड़े कन्विंसिंग विक्ट्री की है ओपोनेंट्स ने। और न्यूजीलैंड ने अपना आप बड़े एक अनोखे अंदाज में एंट्री डाली है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है जो कि न्यूजीलैंड को कभी भी रेट नहीं करते थे लोग। और वैसे भी वो उन्होंने अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी। इस बार मुझे उनके इरादे जरा डिफरेंट लग रहे हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में जरूर वरीड हैं। क्रिकेट आप देख रहे हैं कि इंडिया में जितने मैचेस हो रहे हैं वहाँ स्पिनर्स डोमिनेशन ज्यादा, स्पिनर्स का काम बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमारा स्पिनिंग शोबा जो है वो जरा थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। थोड़ा सा नहीं, काफी वीक नजर आ रहा है, कह लें हमारे कम कहे को ज्यादा जानिएगा। चीज ये है कि फास्ट बॉलिंग पे हम करते थे नसीम शाह के अनफिट होने से, और शाहीन अफरीदी का भी फिटनेस नजर आ रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही पता चल रही है, नॉट लुकिंग 100% फिट, उसकी परफॉर्मेंस में इतनी मजेदार नहीं है। तो इस लिहाज से फिर बैट्समैन, पाकिस्तानी बैट्समैनों पे बहुत ज्यादा बोझ आ गया। उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी आगे बड़ी टीमों के खिलाफ। तो लेट्स सी के अल्लाह करे कोई बेहतर रिजल्ट आए, कोई बेहतर हो। लेकिन यह है कि पहले ऑन पेपर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट के बदलते बड़े नज़ारे होते हैं, आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं होता कुछ और है। लेकिन लेट्स होप के पाकिस्तान भी फॉर्म में आए, बड़ी टीमों के खिलाफ भी, और अच्छा रिजल्ट पेश करें। ये भी हम अपने सामीन को बताएं कि पाकिस्तान ने एक ऐसी टीम को हराया जो पहले से शिकस्त खुर्दा थी, वो श्रीलंका की टीम थी। लेकिन बड़ा उनका शानदार मुजाहरा रहा जब 428 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने पहले राउंड के मैच में,
लेकिन पाकिस्तान से हम ये भी, और आप जैसे माहिरीन भी ये तवक्को कर रहे होंगे कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। टफ टाइम बिल्कुल दिया, एक चैलेंजिंग और रिकॉर्ड टारगेट दे दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने वो हासिल किया। आप समझ रहे हैं कि अब जो आने वाला मैच है 14 तारीख को अगेंस्ट इंडिया, इस पर शेडो कास्ट होगा इस मैच का, जो कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एक मेमोरेबल जीत हासिल करके ज़ाहिर है एक सेट किया है। एक तो ये अच्छा इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा टोटल चेंज कर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट लुक एट द अदर पार्ट ऑफ द पिक्चर कि पाकिस्तान ने एक जरा हल्की टीम के खिलाफ 340 के करीब स्कोर करवा दिया। ये भी तो देखे ना, तो ये भी सोचना पड़ता है। लेकिन यह है कि इट इज ऑन दैट वेरी डे हाउ यू परफॉर्म। लेकिन इंडिया में मैच पाकिस्तान के लिए खेलना कोई मुश्किल काम नहीं है, और मेरा ये वर्जन जरूर है, लोग इससे काफी लोग शायद इससे एग्री ना करें। आप जितने ज्यादा दुश्मन की ओपोनेंट के जगह खेलते हैं जहां सारा स्टेडियम आपके खिलाफ हो, आप उसमें ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं और ज्यादा मोटिवेट होते हैं परफॉर्म करने के लिए। अब्दुल्ला शफीक के बारे में गवास्कर ने भी उनके बारे में कहा है कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेटर दिखाई देते हैं। वो उन्होंने आप आज तक जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है वो टेस्ट क्रिकेट में दी है ना, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि उनमें पोटेंशियल है, बहुत है, लेकिन उनको अभी तक शायद इस चीज से रियलाइज नहीं कराया गया कि वनडे क्रिकेट का अंतराज कुछ और है। देखें, 3 बॉल डॉट खेल के एक चौथे पे चौका मार देते हैं, ये इससे बहुत बेहतर है कि आप 4 सिंगलें लेने। चौका मारने या छक्का मारने में जाएंगे तो आपको विकेट लूज करने का बहुत ज्यादा चांसेस है, फिर आप सिंगल निकालेंगे उसमें आपके आउट होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। सिंगल को आप बड़ी क्रिकेट में कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते, बहुत वैल्यू है क्रिकेट सिंगल की। जब बैट्समैन रोटेट करता है, एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, एक बैट्समैन को बॉल कराया, फिर दूसरा आ गया, फिर बॉलर को भी सेट होने का मौका नहीं मिलता, बैट्समैन भी अंडर प्रेशर नहीं आता। अब्दुल्ला शफीक ये है कि वो 2 बॉल अननेसेसरीली डॉट खेल जाते हैं, हालांकि वो जो निकल के हिट मारते हैं ऊंची, उसके 90% चांसेस होते हैं कि छक्का हो जाएगा, और बहुत उम्दा शॉट मारते हैं वो। फाइनल सिलेक्शन में एक तब्दीली करने का आपने मस्बत और यादगार नतीजा देख लिया है। जरा टीम मैनेजमेंट को खसूसियत के साथ जरा अगर तजवीज पेश करना चाहें जिससे हमारे सामईन भी थोड़े मुस्तफीद हो जाएं कि आइंदा के लिए जो बकिया अभी काफी मैच हैं, 7 मैच हैं, क्या रद्द-बदल करते रहना चाहिए और चेंज का कल्चर होना चाहिए टीम में? मेरा ख्याल है कि वो जो हमारा दूसरे लेग स्पिनर है, क्या नाम है उनका, उसामा मीर को इसमें खिलाना चाहिए। उसामा, क्योंकि हमारे ये दोनों स्पिनर्स हैं, इनके बॉल टर्न नहीं हो रहे, स्पिन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, इसी वजह से ज्यादा रन दे रहे हैं और आउट दिखते भी इतने ज्यादा। बार बार में आखिर में कुछ विकेट मिल जाए वो एक अलग बात है, आप बैट्समैन को मुश्किलात में नहीं डाल रहे, तो मेरा ख्याल है उसामा मीर को भी चांस देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफीक अहमद साहब, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे जावेद शाह, जबकि मुंतज़िम आला हैं जनाब जावेद अख्तर।